आपके हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदमों पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर मुकाबला कीजिएगा हर मुश्किलों का, क्योंकि वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। नमस्कार दर्शकों, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए किए गए प्रयासों पर जीत हासिल करना ही सफलता है। सफलता बिना मेहनत के और बिना पसीना बहाए नहीं मिलती। साथ ही साथ सही मायनों में एक कामयाब व्यक्ति वही होता है जो दूसरों को भी अपने साथ साथ आगे लेकर चलता है और सबका विकास करता है। तो आज एक ऐसी ही जानी मानी हस्ती को हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, जिन्होंने अपने खान पान, अपनी सजावट और अपने हुनर के दम पर कामयाबी के शिखर को तो छुआ ही है, साथ ही साथ इस द्वीप समूह में हाल ही में एक बहुत बड़ा सा लड्डू 1009 किलो का लड्डू बनाकर गणेश चतुर्थी के अवसर पर इस द्वीप समूह में एक इतिहास रचा है। मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, शेफ एंड फाउंडर CEO ऑफ 4 सीजन इवेंट्स मिस्टर अश्वरपाल सिंह जी। अश्वर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। और इसके साथ ही जो भी बातचीत आज हम करेंगे वो बहुत ही मोटिवेशनल होगा। जिस परिस्थिति से मैं गुजरा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कामयाबी ऐसी ही नहीं मिलती है, तो उसके बारे में ज़रूर हम बात करेंगे और कार्यक्रम को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले तो सबसे पहले दूरदर्शन परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, जो आपने अपने लक्ष्य को हासिल किया। तो अश्वर जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार सभी को और आपको। मैं हूँ अश्वरपाल सिंह और मुझे अंडमान एंड निकोबार में शेफ़ अश्वरपाल सिंह के नाम से जाना जाता है। मेरा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो VIP रोड पे स्थित है, और 4 सीज़न इवेंट मैनेजमेंट का मैं फाउंडर एंड CEO हूँ। और इसी के साथ साथ शेफ़ होना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। जब कोई कहता है कि शेफ़ अश्वर आया है, तो वो सुनते ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। और आई थिंक इस आइलैंड पे भी ऐसे विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पे खान पान को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उसके साथ ही साथ मैं अपनी फैमिली के बारे में भी बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी लेट मिस्टर हरपाल सिंह जी जो आज इस दुनिया में नहीं है, और मेरी मम्मी मदर श्रीमती गौरी सिंह जी, वो भी इस दुनिया में नहीं है, बट उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा ही है। मैं हमेशा ही उनको महसूस कर सकता हूँ कि वो मेरे साथ हमेशा ही जुड़े हुए हैं मेरे साथ। और मेरे सिस्टर हैं और मेरे काफ़ी मित्र हैं जो मुझे हमेशा ही सपोर्ट करते हुए। और उसके साथ ही साथ मैंने अंडमान निकोबार से ही अपनी स्कूलिंग की है, पढ़ाई यहीं पे हुई है, और हायर एजुकेशन के लिए मैं मेलैंड गया हूँ। और फिर वहाँ से बहुत ही अच्छा अवसर मिला है, क्योंकि जो बैकड्रॉप मैंने चुना था होटल मैनेजमेंट का, आई थिंक वो वन ऑफ द टफेस्ट बैकड्रॉप है कि लोगों को अगर किसी को कुछ सीखना है अपनी ज़िंदगी में, आई थिंक होटल एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप लोगों के बारे में, अपने बारे में, अपने आप का जितना भी आप मेहनत कर पाओ, उससे बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। आई थिंक लाइफ में जितने चैलेंजेस आती है उसके लिए सबसे बढ़िया ज़रिया है होटल, क्योंकि होटल में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलती है जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ होटल एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आपको हर दिन हर एक नया चेहरा, हर एक नए लोग, हर एक नए विचार के लोग मिलते हैं, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पा सकते हैं। तो आई थिंक वैसे ही चैलेंजेस मेरे लाइफ में भी आई थी, क्योंकि बिना चैलेंज का, बिना मेहनत का, बिना परिश्रम का कोई भी चीज़ हम हासिल नहीं कर सकते आज के दिन में। तो जब मैंने होटल शुरू किया था तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात थी, बहुत ज़्यादा टफ था। वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। बट कहते हैं ना कि जहाँ पे चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं वहाँ पे ऐसे लोग भी रहते हैं जो आपको चीज़ें आसान भी करवा देते हैं। बिल्कुल। तो पॉजिटिव वाइब के साथ हमेशा ही से मुझे गाइडेंस दिया गया, क्योंकि लोग ऐसे मिले, जितने हमारे सीनियर्स थे वो ऐसे मिले हमें कि उन्होंने गाइडेंस इतना अच्छा दिया कि हर एक परिस्थिति में आप कैसे अपने आप को पूरी तरीके से
ढाल सके, दिखा सके और मेहनत कर सके, क्योंकि वर्किंग आवर्स जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा होता था। तो विदाउट ब्रेक का काम होता था। तो उसके साथ ही साथ सीखने को बहुत कुछ मिला, चीज़ें, क्योंकि होटल ऐसा था कि जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, बट मैंने अपनी कला के द्वारा, क्योंकि कुकिंग मेरा बहुत बड़ा पैशन था शुरू से, क्योंकि जब मेरी मम्मी नानी जी जब खाना बनाती थी तो वो खुशबू इतनी अच्छी होती थी, तब से मुझे क्यूरियोसिटी लगने लगी कि ऐसा खुशबू कहाँ से निकल रहा है करके, खुशबू मतलब खाने के थ्रू कैसे आ सकता है करके। तो वो मेरे बचपन से ही मुझे थोड़ा सा क्रेज था। काफ़ी चीज़ें मैंने बिगाड़ी है, और काफ़ी चीज़ें मैंने फिर, कहते हैं ना, जब तक आप चीज़ें ख़राब नहीं करोगे तब सीख नहीं पाओगे। तो काफ़ी चीज़ें मैंने बिगाड़ी है, क्योंकि मेरे घर के साथ साथ मैं अपने स्कूल में जितने टीचर्स थे उनसे भी पूछता था कि मैम ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है। तो कुकिंग की आपको बचपन से ही ऐसे कहा जाता है ना कि महिलाएं ही हमेशा कुकिंग करती है, तो आपने जो है शेफ़ को चुना, आप कुकिंग के लाइन पर गए, तो आपका जर्नी कैसा रहा शेफ़ के लिए? देखिए, कुकिंग आपने जैसे बताया कि महिलाएं कुकिंग करती हैं, बट मैं तो कहता हूँ कि खाना तो हर कोई खाता है, और स्वादिष्ट खाना तो हर किसी को पसंद है। तो बस अपना अपना माइंडसेट की ज़रूरत है कि आप किस तरह से खाने को पेश करते हैं, खाना चाहते हो, आपका स्वाद कैसा है। तो उसी जर्नी से मेरी शुरुआत हुई थी बचपन से, और तभी आस्ते आस्ते जब चीज़ें परफेक्टली मुझसे बनने लगी तो मुझे तब लगा, क्योंकि होटल मैनेजमेंट तब हमने जब शुरू किया था तब इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था। बट आज के दौर में अगर होटल मैनेजमेंट देखेंगे तो आई थिंक वन ऑफ द शेफ्स का जो डेजिग्नेशन है वो इंडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड पे ही सेकेंड नंबर पे आता है। फूड इंडस्ट्री सेकेंड नंबर पे आता है। तो आई थिंक इंडस्ट्री इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो उसी के साथ साथ मैंने तब डिसाइड किया कि मुझे भी कुछ ऐसे यूनिक करना चाहिए। तो मैंने अपना जो करियर है वो एज अ शेफ़ चुना। कि मैं ज़्यादा फोकस फूड एंड प्रोडक्शन में दिखाऊं ज़्यादा, और उसके साथ ही साथ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हमें। सीखते इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ था कि हम 5 स्टार होटल पे भी, मैं जो लास्ट वर्किंग था एक्चुअली वो 5 स्टार होटल पे ही था। तो उसके साथ ही साथ किसी वजह से मुझे अपना जो जॉब था वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि घर पे थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी, एंड मम्मी पापा का हेल्थ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा थे। तो उसके वजह से मैं वापस अंडमान निकोबार आ गया। तो बट यहाँ पे भी मैंने होटल तो ज्वाइन किया था एज ए GM सेंटिनल होटल पे, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि घर पे भी टाइम देना था मुझे। तो उसी के साथ मैं फिर जब घर पे रहने लगा तो मैंने डेली कुछ ना कुछ मैंने कोशिश किया कि मैं कुछ ना कुछ नया बनाऊं उस समय। और उस समय फूड बिजनेस मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, समझ लीजिए। मैं ये बता रहा हूँ आपको 2013 की बात, 2012-13 की बात बता रहा हूँ, जब यहाँ पे कुछ भी इतना फूड से रिलेटेड कुछ नहीं था। आप जहाँ भी जाओगे आपको बिरयानी जरूर मिल जाएगा और सी फूड थोड़ा बहुत मिल जाएगा। होटल्स भी इतने थे जो ऑफरिंग नहीं थे इतने ज़्यादा, और जो बहुत लिमिटेड होटल्स भी थे उस समय। बट उस समय मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ फूड से रिलेटेड कुछ किया जाए आज के दौर पे यहाँ पे, क्योंकि फूड इंडस्ट्री को आई थिंक अंडमान में फूड इंडस्ट्री बिल्कुल डेवलप ही नहीं है। आज के टाइम भी आप देखोगे तो बहुत कम, कंपेयर टू अदर स्टेट्स तो बहुत ज़्यादा कम है। बट तब मैंने सोचा कि चलिए फूड से रिलेटेड कुछ करते हैं। तो मेरा क्या था कि मैं डेली बनाता था, मेरे फ्रेंड्स को बुलाता था और मैं बोलता खा के देखो कैसा है, उनको टेस्ट कराता था। तो वो उन्होंने ऐसी बातों में, अश्वर तुम कुछ ऐसा शुरू करो जो काफ़ी यूनिक हो यहाँ पे और जो कोई नहीं करता हो। तो ऐसे ही कुछ करो करके। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए यहाँ पे केटरिंग बिजनेस बहुत कम था उस समय, केटरिंग लाइन बहुत ही ज़्यादा कम था, बहुत हार्डली 1 या 2 लोग केटरिंग करते थे। डिलीवरीज बहुत कम थी, डिलीवरीज हो रही थी लेकिन बहुत कम थी उस समय। तो मैंने अपना एक तो मेरा डेली का बनाना था, एक बना के मैं ज़रूर अपलोड करता था फेसबुक, इंस्टाग्राम, उस समय सब में ज़्यादा था। तो उससे काफ़ी रिस्पॉन्स आने लगी लोगों से कि आप इतने अच्छे बना रहे हो, आप हमें टेस्ट कराइए। तो उससे मेरी जर्नी शुरू हुई कि मैंने फिर केटरिंग बिजनेस शुरू किया। केटरिंग तभी वो 4 सीजन इवेंट्स का अपने मैनेजमेंट का जो जी आपका उस समय सिर्फ 4 सीजन्स फॉर ए हेल्दी रीजन केटरिंग था हमारा शुरुआत में। फिर वैसे ही जब केटरिंग बिजनेस शुरू चलती गई तब हमें कुछ ITF होने लगा। काफ़ी सारे यहाँ पे एग्जीबिशंस होने लगे जहाँ पे मुझे बुलाया जाता था और मैं वहाँ पे स्टॉल्स भी देता था। इसके साथ साथ हमारा लिंक, कहते हैं ना, लिंक बनता गया। उसी तरह ही 2016 में फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने 4th सीजन को
फोर्सेज इन इवेंट मैनेजमेंट में अच्छा। कन्वर्ट कर पाऊँ। हाँ। तो मुझे लोगों ने बताया कि आप अगर 200 लोगों का खाना बना पा रहे हो तो क्यों नहीं 2000 का, क्यों नहीं अपना इवेंट शुरू कर रहे हो। जब इवेंट मैनेजमेंट जो था उस समय बहुत ही ज़्यादा कुछ भी नहीं था, समझ लीजिएगा। हाँ, उस समय जो है आप देखिएगा शादी वगैरह में जो है घर के लोग ही साज सजावट का काम अलग अलग उनको मतलब एक एक उनके पास में जाकर देना होता था। लेकिन आपका जो ये आइडिया था कि आप साज सजावट का काम भी करते हैं, खान पान का जो है का काम करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तो इससे क्या है जिनके घर में शादी होते हैं या कोई भी फंक्शन होता है उनको काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये आइडिया आपके मन में कैसे आया? काफ़ी बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा है आपने। एक्चुअली यही हमारा कॉन्सेप्ट था कि किसी ने मुझे बहुत रैंडमली पूछ लिया था कि आप 200 लोगों का तो खाना बना पा रहे हो लेकिन 2000 का बना लोगे। तब ये विचार आया कि किसी ने और भी सजेस्ट किया क्यों नहीं आप थोड़े बड़े लेवल में करते हो उस चीज़ को, क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं था उस समय। लोग जैसे आपने बताया कि लोग अपने घर के लोग ही मिलके कर लेते थे। बिल्कुल डेकोरेशन का काम हो गया। हाँ। जब हमने स्टार्ट किया तो हमने ऐसा इस इवेंट मैनेजमेंट को ऐसा एक किक दिया कि आज के दौर पे इवेंट मैनेजमेंट जो लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है। हाँ। उसके साथ बहुत ही ज़्यादा रिलीव कर दिया हमने लोगों को, कर दिया आपने। हाँ। कि आप एक बार आ गए हमारे यहाँ पे, आपने बता दिया आपको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपकी ज़रूरत क्या है, ब्राइड को क्या पसंद है, ग्रूम को क्या पसंद है, बर्थडेज में जैसे हम इवेंट्स करते हैं कौन सी थीम में चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसे सजावट चाहिए, कैसे खाना और थीम को कंबाइन किया जाए। कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे हम करते हैं उसमें कैसे स्टार्टर्स चाहिए, कैसे हाई टी में क्या डालना है आपको, कैसे थीम में सेटअप करना है। तो काफ़ी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिलीव कर दिया है चीज़ों को। आज के टाइम पे लोग आते हैं, एक बार हमें बताते हैं और सीधे वेन्यू पे ही फिर मुलाकात होती है उनकी। और जैसे कि आप देखोगे कि आजकल हर एक जगह पे, चाहे वो वेडिंग हो गया हो या कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गया या वीआईपी इवेंट्स कुछ भी हो गया, वहाँ पे आप कोई भी चीज़ पूछोगे बिल्कुल हाजिर रहता है आज के समय में। तो इवेंट इंडस्ट्री आजकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा, स्कोप बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी जाके इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा किक मिले कि लोग बहुत ज़्यादा जुड़ पाए और बहुत सारी चीज़ें कर पाए। जी, ये जो पॉसिबल हुआ है ये आपकी वजह से ही हुआ है, वरना ऐसे सोच पाना कि आपने किसी को ऑर्डर किया और आपका पूरा का पूरा जो है सेट रेडी, ये तो सोच पाना मतलब एक असंभव सा लगता है। लेकिन इस छोटे से द्वीप समूह में आपने ये पॉसिबल कर दिखाया अपनी सोच को लेकर। तो जाहिर सी बात है ये तो हुई आपकी कामयाबी की बातें, तो आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ा होगा ऐसे में। देखिए जब तक आप फेलियर्स जब तक आप नहीं देखोगे तो आई थिंक आप तब तक अपने लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। जैसे कि बहुत बचपन में बहुत साधारण से एक एग्जांपल है कि जब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैंने जब रसगुल्ला बनाना शुरू किया था तो मैंने 4-5 बारी उस चीज़ को ख़राब किया था। अच्छा। वो मुझसे नहीं बना, बहुत बारी कोशिश किया, बट ऐसा एक दिन आया जिस दिन वो रसगुल्ला प्रॉपरली बन गया। अच्छा। तो आई थिंक जब तक आप अपने फेलियर्स नहीं देखोगे आप कुछ चीज़ सीख नहीं पाओगे। उसी के साथ साथ काफ़ी डिफ़िकल्टी, जब होटल में था तब होटल में मैंने कहा था आपको कि होटल ऐसा ज़रिया है जिससे आप हर चीज़ पा सकते हो। डिफ़िकल्ट जितनी लाइफ में जितनी डिफ़िकल्टीज आती है वो सारी चीज़ें आप पा सकोगे होटल इंडस्ट्री अगर आपने ज्वाइन किया तो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है जी। उसी के साथ साथ एक हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर, एक जज्बा होना चाहिए और जज्बे के साथ साथ एक पैशन होना चाहिए अपने काम को लेके कि आज नहीं तो कल इस चीज़ को ज़रूर ही ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। जब तक इंसान मेहनत नहीं करेगा, जब तक इंसान अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखेगा तो आई थिंक कोई भी लक्ष्य पाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो इसी के साथ साथ मुश्किलों तो बहुत सारी आई थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं थी और बहुत सारी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट्स होती थी, कुछ चीज़ें फेलियर्स बहुत सारी होती थी। आज भी जैसे देख सकते हैं आपकी वेदर कंडीशन बहुत ख़राब होता है, काम नहीं कर पाते हैं, सामान आपका अवेलेबल नहीं हो पाता, सामान नहीं पहुंच सकते क्योंकि जितनी भी सामान आती है सब शिप से आती है या फ्लाइट से हम मंगा लेते हैं इमरजेंसी में। सी रफ है, बोट डिले हो गया, तो उसके दौरान हमने बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस की है। परिश्रम शुरू से ही करने लगे थे हम एक्चुअली, क्योंकि शुरुआत में इतना आइडिया नहीं था चीज़ों के बारे में, आइलैंड के बारे में भी इतना पता नहीं था।
बट कहते हैं ना कि जब तक आपके साथ आपके अच्छे लोग हो, ये पॉजिटिव, आप जब तक पॉजिटिव फील करो, आई थिंक सारे इम्पॉसिबल चीज़ें पॉजिटिव में बदल जाती हैं। तो आई थिंक वही हार्ड वर्क, वही सोच, आप जब तक आपके अंदर एक अच्छा सोच है, आई थिंक आप हर लक्ष्य को पा सकेंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद बिल्कुल, भी आप और मेरे साथ मेरा ऊपर वाले का आशीर्वाद और मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद हमेशा सही रहा है। जी अश्वर जी, हमने देखा है कि हाल ही में आपने हमारे द्वीप समूह का जो है नाम रोशन किया। आपने गणेश उत्सव के अवसर पर जो है 1009 केजी का लड्डू बनाया। ये तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जाहिर सी बात है इसमें काफ़ी टीम वर्क रहा होगा, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। गणेश भोग यात्रा 2023 हमने बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, और ये हमारे लिए काफ़ी ही बहुत बड़ी गर्व की बात है। बप्पा का आशीर्वाद की वजह से ये सारी चीज़ें संभव हुआ है। सारी चीज़ें जब हमने लड्डू का, जब मैंने सोचा था एक्चुअली, ये 2013 की बात है, जब केटरिंग बिजनेस शुरू किया था, तो मुझे एक्चुअली वीडियोस देखना काफ़ी पसंद था हर चीज़ का। तो जब फेस्टिव सीज़न आता था तब मुझे लगता था कि ये इस फेस्टिव में क्या होना चाहिए ना। अच्छा। तब मैं ऐसे ही रैंडमली एक यूट्यूब चैनल देख रहा था, उस समय यूट्यूब ज़्यादा चलता था। अच्छा। तो यूट्यूब में देख रहा था, तो उस समय मुझे नज़र आया कि महाराष्ट्र में गणेश पूजा में एक लड्डू बनाया जा रहा है जो 500 किलो का था। अच्छा। लड्डू में भी मैं इतना दिलचस्पी नहीं लिया उस समय। उसके ऊपर जितनी कार्विंग्स हो रही थी ना चॉकलेट से, अच्छा, मैं उस पे ज़्यादा, मैंने वो बहुत ज़्यादा गौर से देखा कि ये कितनी सुंदर से कार्विंग्स कर रहे हैं, चॉकलेट से बना रहे हैं। ओके। चॉकलेट से गणेश जी बना रहे हैं, हाँ। मोर बना रहे हैं, फ्लावर्स बना रहे हैं, तो वो बहुत नया था उस समय। अच्छा। तो वो चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया उस समय कि क्यों नहीं हम भी कुछ ऐसा करें। तो मैंने उसी साल एक छोटा लड्डू बनाया जो 11 किलो का था। अच्छा। तो वो छोटा लड्डू से शुरुआत हुई थी। उसके साथ साथ हर एक साल हम उसको बढ़ाते गए। ये कब की बात है? ये 2013 की बात है। 13 की। 13 अच्छा। को 2013 में हमने एक 11 किलो का लड्डू चढ़ाया था, फिर 14 में हमने 21 किलो का चढ़ाया था। अच्छा। तो वैसे ही करते करते हम आगे बढ़ते गए। हाँ। कोविड से जो पहले की बात थी, कोविड में हम 2 साल नहीं बना पाए क्योंकि कोविड आ गया था, सभी लॉकडाउन था। लास्ट जो कोविड से पहले बनाया था वो 165 किलो का था। अच्छा। और कोविड के बाद फिर हमने वापस से कोशिश की, और जो हमारा लास्ट इस साल से पहले वाली जो साल है, लास्ट ईयर 2022 में, उस समय हमने 421 केजी का लड्डू बनाया था। हाँ। और इस साल बप्पा के आशीर्वाद से सक्सेसफुली हमने 1009 किलो का लड्डू, जो टारगेट नहीं था बट टारगेट से भी डबल होके 1009 किलो पे जाके खत्म हुआ। जी, मुझे लगता है इसके आगे जो आने वाला साल है इसमें आपने इससे ज़्यादा अमाउंट का जो है लड्डू बनाने का सोच रखा है। हमने बिल्कुल ही इसे भी अनाउंसमेंट किया हाँ। है कि हम नेक्स्ट ईयर जो हमारा जो टारगेट है वो 1500 केजी का है। जी। तो आप देखते हैं कि बप्पा और कितना 1500 ही में होता है और आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपने इतने लोगों को जोड़ा है, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो यूथ्स हैं, आप उनको मौका दे रहे हैं, तो ऐसा आपके मन में क्यों आया कि इनको भी साथ लेकर चलना है? देखिए, कभी भी सिंगल हैंडेडली कुछ नहीं होता है। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। जब तक आपके पास एक अच्छी सेना ना हो, जब तक आपके पास एक अच्छी सेना नहीं होगी, तब कोई भी जंग नहीं जीत सकते, युद्ध जीत ही नहीं पाओगे। आपके पास एक अच्छा टीम होना चाहिए। यंगस्टर्स मेरे साथ हमेशा से जुड़े हुए हैं, तो आई थिंक जैसे लड्डू का ये कार्यक्रम जैसे हमने किया था वो, क्योंकि सिंगल हैंडेडली कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं जब तक आपके पास एक अच्छा टीम ना हो। उसी के साथ काफ़ी वेल विशर्स, हमारे दोस्त, हमारा जो टीम है, हमारा किचन स्टाफ्स है, वो सारी चीज़ें मिलके, क्योंकि हर एक चीज़ कोई हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी के पास थी, बस उसे जोड़ना था हमें एक साथ। जी। तो उसी के साथ साथ अपॉर्चुनिटी सबको दिया गया। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत सारे लोग थे, ना ही मेरे सारे स्टाफ्स ही नहीं थे सिर्फ, बहुत सारे हमारे दोस्त भी थे, फैमिली मेंबर्स थे, जिन्होंने भी अपनी तरफ से सामने से अपना सहयोगदान दिया इस चीज़ पे। लड्डू बनाने का जो टारगेट था वो काफ़ी हमारे मतलब बहुत ही ज़्यादा फेस्टिवल समझ लीजिए हमारा आज के टाइम पे। और आई थिंक आने वाले कुछ सालों में ये गणेश भोग यात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के, आई थिंक मुझे तो तब लग रहा है कि शायद हम कोई रिकॉर्ड ज़रूर ही बनाएंगे आगे जाके। तो उसके साथ साथ लोगों ने, बच्चों ने, जितने भी यंगस्टर, उन्होंने काफ़ी हमारा आके अपना सपोर्ट दिखाया, अपनी चीज़ें की, हर एक चीज़ जो चीज़ रह गई थी वो चीज़ भी ला के जोड़ा। तो उसके साथ साथ उनका जितना कंट्रीब्यूशन है उसके साथ ही ये सारी चीज़ें संभव हो पाई है। जी,
तो जो युवा है आजकल के, हम देख रहे हैं जो युवा पीढ़ी है धीरे धीरे बहुत सारी गलत आदतों की ओर जा रही है। तो आपकी ये आदतें इतनी अच्छी है कि आज भी अपने संस्कार को आपने ज़िंदा रखा है, पूजा पाठ से लेकर खाने पीने तक की। तो मान लीजिएगा कोई अपना नया बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, यंगस्टर्स के लिए तो सबसे पहले यही है कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक जो भी यंगस्टर अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करेगा तो आई थिंक कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सकेगा। नहीं कर सकते। तो माँ बाप का इज़्ज़त, अपने फैमिली मेम्बर्स का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए चीज़ों को करने के लिए। आपका संगत बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। आप जिस लोगों के साथ रह रहे हो, अच्छा, आप जिस लोगों के साथ हाँ, जिस लोगों के साथ उठना बैठना कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे स्कूल में भी जैसे हम छोटे बच्चों को भी डालते हैं तो बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं क्योंकि टीचर उन्हें सिखाती है। जी। उसी तरह ही जैसे हम लाइफ में थोड़े और बड़े होते हैं, जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आने लगती है तो आई थिंक हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को या हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको ये सीख देनी चाहिए कि पहला जो है रेस्पेक्ट करना चाहिए बड़ों का। उसके साथ साथ अपना करियर बनाना। जब आप करियर बना लोगे तो आपके पास हर चीज़ होगी, चीज़ करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें आजकल जैसे हो रही हैं, हम जैसे सुन रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, नशे के हाल में जा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं। बहुत सारे केसेस हम हर दिन सुनते हैं ऐसे। जी। सबसे पहले तो बैकड्रॉप बहुत, मतलब फैमिली बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ के लिए, और संगत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोगों को, बच्चे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए हमेशा हर चीज़ के लिए। प्रेशर नहीं करना चाहिए। प्रेशराइज आप करोगे किसी भी बच्चे को तो वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जब तक आप मोटिवेट नहीं करोगे कोई चीज़, बच्चे के अंदर जो भी पैशन है करने के लिए, क्योंकि मेरा तो मानना ही है कि हर एक इंसान यूनिक होता है। हर एक इंसान के अंदर अपनी कला छुपी हुई अंदर एक ऐसी कला होती है जो किसी के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। तो आई थिंक वो कला ही इम्पोर्टेंट है कि वो कला ही जैसे अगर उन्हें वो चीज़ दिख जाता है तो आई थिंक वो अपनी लाइफ में हर एक पड़ाव को पार कर सकते हैं और सक्सेसफुली अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो मैं यही लोगों को बताना चाहूँगा कि बच्चों को, यंगस्टर्स को ज़रूर बताना चाहूँगा कि अपनी हुनर को पहचानिए और अपना संगत को बहुत अच्छा रखिए, अपने गोल पे बिल्कुल फोकस रखिए। तो आई थिंक अगर बच्चों ने अपने गोल पे बिल्कुल फोकस रखते हैं तो आई थिंक हर इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल हो जाएगी उनके लिए। जी बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही सही कहा कि हर किसी के अंदर एक अपनी कला छुपी होती है, बस ज़रूरत है तो उसे पहचान कर आगे बढ़ने की और उसे निखारने की, है ना। ईश्वर जी, आपने ये बहुत ही सही बात कही। तो अब ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने कहा कि आपको खाना बनाने का भी शौक़ है, तो कैसा लगता है जब आपकी लोग तारीफ़ें करती है, आपको अच्छा फीडबैक मिलता है? तो देखिए, खाना बनाना मेरे लिए तो काफ़ी गर्व की बात है। बिल्कुल। क्योंकि ये मेरा पैशन रहा है शुरू से, और मैं आज भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेरे अंदर फेलियर्स है काफ़ी, जिससे मैं बहुत हर दिन ही कोशिश करता हूँ कि मैं इसे बेटर कर पाऊँ। अच्छा। हर चीज़, क्योंकि खाना कभी कभी मैं बनाते कुछ भी बनाने जाता हूँ तो उसमें कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है चीज़ें। हाँ। तो बट हम लोग उसको कवर अप ज़रूर कर देते हैं, बट हमें पता होता है कि वो चीज़ सही नहीं हुआ है। हाँ। उसी के साथ साथ उस फेलियर्स से हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। जैसे खाने पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अच्छा, मसालों पे मैं बहुत ज़्यादा, जब भी कभी बाहर जाता हूँ या कभी घूमने जाता हूँ तो मेरा सबसे पहला शॉपिंग होता है स्पाइसेस। अच्छा। उस जगह के बारे में जानना, उस जगह का फूड के बारे में जानना और उस जगह पे क्या स्पाइसेस मिलता है। बिकॉज किचन मेरा बेस्ट फ्रेंड है और किचन में मैं जब जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बस इसी के लिए बना हूँ। अच्छा। तो मुझे स्पाइसेस पिक करना बहुत पसंद है, मसाले पिक करना बहुत पसंद है। केसर मेरा सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट है। जो मैं कश्मीर गया था तो मैं वहाँ से भी लेके आया था, क्योंकि केसर ऐसा चीज़ है आई थिंक हर एक खाने को बहुत बढ़िया जायका देता है जी। उसके साथ साथ नई नई चीज़ें बनाना मुझे बहुत पसंद है। हमेशा मैं इनोवेट करता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें नई। उसके बाद फिर जब लोग खाते हैं तो उनकी जो मुस्कान होती है उनके जो जब खाने के बाद थोड़ा रुक जाते हैं, हाँ। तो मुझे तभी लग जाता है कि इनको काफ़ी पसंद आया है। तो वो चीज़ें और ज़्यादा मुझे इंस्पायर करती है, हमेशा ही इंस्पायर करती है जी।
तो चलते चलते इस कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जाते जाते मैं यही बताना चाहूँगा कि लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हमेशा ही जुड़ी रहती है, बट आपको उसे पार करना है। यंगस्टर्स के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने हुनर को पहचानिए, क्योंकि हुनर को जब भी आप पहचान लोगे, आई थिंक सारी चीज़ें आप जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप करियर में बनना चाहते हो, वो ज़रूर बन पाओगे। होटल इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप शेफ़ बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो। आपके अंदर वो हुनर होनी चाहिए। आई थिंक हुनर है तो सब कुछ है। और मैं जाते जाते अंडमान निकोबार के जनता को यही कहना चाहूँगा कि हमारे अंडमान को हमेशा ही क्लीन रखिएगा। अश्वर जी, आपने आज इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और इतने सारे आपके जो एक्सपीरियंस थे वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। हमारी दूरदर्शन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपको आज का ये अंक अवश्य ही पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।